Hello dear students, welcome to English class. So today we are going to read out an unseen passage on page number 17. The title of the passage is Jamshedji Tata. So I will explain you the passage and the answers you have to do on your own. Okay, मैं पैसेज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी लाइन टू लाइन और जो आंसर्स हैं वो आपको खुद को करने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड. So students, this passage is about Jamshedji Tata. इनका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा as in a GK book or through some newspapers. So today we are going to read about him. So let's start. Jamshedji Tata was born on March 3rd, 1839 at Navsari, a sleepy town of Gujarat. So जमशेदजी टाटा हैं, इनका जन्म हुआ था 3 मार्च को 1839 में एक गुजरात के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम था नवसारी. इट्स अदर नेम इज़ अ स्लीपी टाउन ऑफ गुजरात. ओके, मैनी जनरेशंस ऑफ टाटाज हैड फॉलोड देयर फैमिलीज एंसेस्ट्रल प्रोफेशन ऑफ बिकमिंग अ प्रीस्ट. दैट्स वाई एवरीवन एक्सपेक्टेड जमशेद जी टू बिकम अ प्रीस्ट टू. सो इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें फैमिली में जो भी मेंबर्स थे वो पुजारी थे. मीन्स वो पंडित थे और वो जैसे मंदिरों में पूजा करनी या पूजा करवानी वो वाला काम करते थे. देवर प्रीस्ट. ओके, सो इनसे भी यही एक्सपेक्ट किया गया था कि ये भी प्रीस्ट ही बनेंगे. मैनी जनरेशन ऑफ टाटाज हैड फॉलोड देयर फैमिली एंसेस्ट्रल प्रोफेशन. एंसेस्ट्रल मीन्स फैमिली है ना, फैमिली जो हमारी फैमिली पहले से करती हुई आती है. कई बार जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो भी वही काम शुरू कर देती है ना, वो फैमिली प्रोफेशन अपना लेती है. लेकिन जमशेद जी के साथ ऐसा नहीं हुआ. लोगों को तो यही लग रहा था कि ये भी प्रीस्ट ही बनेंगे, पंडित ही पुजारी ही बनेंगे, बट ये नहीं बने. इन्होंने कुछ और सोच रखा था. बट ही वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. ये बिजनेस शुरू करना चाहते थे. ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्मॉल बैंकिंग फर्म ऑफ हिज फादर, बट इवन आफ्टर 9 years देयर वाज नो सक्सेस. सो इन्होंने अपने फादर के साथ एक छोटे से बैंकिंग फर्म में काम करना शुरू किया, लेकिन 9 years हो गए थे कंटिन्यूस काम करते करते, फिर भी कुछ सक्सेस उनको वहाँ नहीं मिली. वो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था वो वहीं पर थे. In the late 1800s, England and other European countries were setting up modern industries, making new discoveries in science, forcing India to remain backward that it could be easily exploited. So in 1800s, England and other European countries. So उस टाइम में जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, उनकी ज़्यादा चलती थी. तो वो चाहते थे कि उनका हर जगह उन्हीं का सब कुछ हो, कंट्रोल हो, और हर जगह उनकी इंडस्ट्रीज़, उनकी कंपनीज़, उनका ट्रेड, ये सब उनका ही हो, और जो इंडिया है वो हमेशा बैकवर्ड रहे, पीछे रहे. इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ वर सेटिंग अप मॉडर्न इंडस्ट्रीज़. वो बड़ी बड़ी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ सेट करना चाहती थी. मेकिंग न्यू डिस्कवरीज इन साइंस, फोर्सिंग इंडिया टू रिमेन बैकवर्ड दैट इट कुड बी सो दैट इट कुड बी इजली एक्सप्लॉयटेड. मीन्स अगर इंडिया बैकवर्ड रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, तो उसे अच्छे से एक्सप्लॉयट किया जाएगा. मीन्स अच्छे से उसका शोषण किया जाएगा. दिस हर्ट एंड एंगर्ड जमशेद जी. ये चीज़ जमशेद जी जो थे उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. उनको इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया. ही रिजॉल्व टू मेक इंडिया अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स टू बीट इंग्लैंड वन डे. तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने मन बना लिया कि इंडिया को सबसे आगे, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लीडिंग एक्सपोर्टर बनाना है. एक्सपोर्टर मतलब देखिए, जब कोई कंट्री होती है तो जब उसकी प्रोडक्शन, सपोज़ बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री प्रोड्यूस करती है ना, और दूसरे देश दूसरी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. तो जिस एक पर्टिकुलर देश में कोई एक चीज़ ज़्यादा होती है वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करती है, मतलब उनको भेजती है. और जब कोई चीज़ हमारे देश में उस चीज़ की कमी है, अवेलेबिलिटी कम है, तो हम उसे दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं. तो जो जमशेद जी थे वो इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे. मतलब वो चाहते थे कि इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो चीज़ें, और वो इंडिया को सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे. टेक्सटाइल मीन्स रिलेटेड टू कपड़ा, है ना.
कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप करना चाहते थे वो, और वो चाहते थे कि दुनिया भर में इंडिया ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड करे, वो सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बने. ओके. He decided to set up a textile mill at Nagpur due to its black soil which was the best for excellent cotton. तो हम सबको पता है कपड़ा जो है हम कॉटन यूज़ होता है उसमें, है ना. तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडस्ट्री वो सेट करना चाहते हैं, जो मील वो सेट करना चाहते हैं, वो नागपुर में करना चाह रहे थे, बिकॉज नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट. तो वो चाहते थे कि वो इंडस्ट्री वहाँ, या जो मील है वहाँ सेटअप करें ताकि वहाँ कॉटन की जो अवेलेबिलिटी है वो भरपूर हो. बट द ब्रिटिश ओपिन दैट टू ड्राई वेदर ऑफ नागपुर वॉज नॉट गुड. बट द ब्रिटिश ओपिन, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो उनका ओपिनियन का मतलब अकॉर्डिंग टू दैम, according to their opinion they thought that the weather was too dry of Nagpur. तो वहाँ उनकी जो मील है वो सक्सेसफुल नहीं होगी. जमशेद जी बॉट ह्यूमिडिफायर्स स्पेशल मशीन्स फॉर हिज टेक्सटाइल फैक्ट्री. तो ये चीज़ दूर करने के लिए भी उन्होंने वहाँ ह्यूमिडिफायर्स लगाए और स्पेशल मशीन्स लेके आए. ह्यूमिडिफायर्स मतलब ऐसी मशीन इक्विपमेंट्स जिससे वहाँ का वेदर जो है, वहाँ की जो सैंड है वो ह्यूमिड रहे, वहाँ नमी रहे, ताकि जो क्लाइमेट हमें चाहिए कॉटन प्लांट के लिए वो इजीली अवेलेबल हो सके. Around this time he had a meeting with some foreigners at the Majestic Hotel, one of the Mumbai's best hotel. So एक बार की बात है जब उनकी मीटिंग थी कुछ ब्रिटिशर्स से, फॉरेनर्स से, मैजेस्टिक होटल में जो मुंबई का सबसे बेस्ट होटल था. As he reached the entrance, the guard stopped him, announcing the Indians were not allowed. So जैसे ही वो होटल के गेट पे पहुँचे, गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इंडियंस यहाँ पर अलाउड नहीं हैं. He promised then and there to open a much better hotel than the Majestic, where no discrimination must be made due to color or race. तभी उन्होंने मन में डिसाइड किया कि वो मैजेस्टिक होटल जो है उससे भी बड़ा होटल वहाँ बनाएंगे जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. एवरीवन वुड बी फ्री टू कम एंड गो. ओके. सो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई कि ये काला है, ये गोरा है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा कुछ भी उस में नहीं होगा. सो ही डिसाइडेड टू सेट अ बिग होटल इन मुंबई. His sons, friends and associates considered it a bad idea. उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके जो बेटे थे, उनके जो फ्रेंड्स थे और उनके जो एसोसिएट्स, हेल्पर्स थे, एडवाइज़र्स थे, उन्होंने कहा कि ये आइडिया तो बहुत ही ख़राब है, ये अच्छा आइडिया नहीं है. He did not stop and inaugurated the Taj Mahal Hotel in 1903. लेकिन वो फिर भी नहीं रुके. सब ने कहा लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने इनाग्रेशन किया, सेटअप किया, शुरू किया ताज महल होटल जो 1903 में सेटअप हुआ वहाँ पर. इट वॉज द फर्स्ट होटल इन मुंबई टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ्स एंड इंग्लिश बटलर्स. सो ये पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, अमेरिकन फैंस यूज़ किए गए थे, जर्मन एलिवेटर्स जो हैं, लिफ्ट्स जो हैं वो जर्मन थी, टर्किश बाथ्स एंड इंग्लिश बटलर्स में शेफ, ओके, जो खाना बनाते हैं. पीपल कुड मेक अप दैट द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स वॉज बिल्ड बाय बिजनेसमैन फॉर द लव ऑफ हिज कंट्री. मीन्स लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है ये जिन्होंने बनाया, जमशेद जी ने बनाया अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि देश के लिए उनका प्यार था. इस वजह से लोगों के लिए उनका प्यार था, इस वजह से उन्होंने वहाँ वो होटल बनाया. नाउ द नेक्स्ट पेज. जमशेद जी बिलीव दैट मेकिंग मनी कुड नॉट मेक वन हैप्पी. जमशेद जी का ये मानना था कि खाली पैसा बनाना या पैसा कमाना ही हमें खुशी नहीं देता. ही wanted to create wealth and jobs for thousands of poor Indians.
सो वो चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरियां मिले और जो गरीबी है वो दूर हो। तो वो उनके लिए जो पैसा है वो जमा करना चाहते थे या उनके लिए ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाहते थे। इंडिया कुड नॉट अर्न रिस्पेक्ट एंड ऑनर विदाउट मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कुड लीड टू कंट्रीज फ्रीडम। सो उनके दिमाग में ये बात आई कि इंडिया जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, जब तक वो दूसरों पर डिपेंडेंट होगा, तब तक उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को नौकरियां देनी पड़ेगी, यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी, कंपनीज सेटअप करनी पड़ेगी ताकि लोगों को जॉब मिले। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मीन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लीड टू कंट्रीज फ्रीडम। Therefore, he decided to set up India's first steel mill on which Britishers laughed. So, इसीलिए उन्होंने इंडिया में फर्स्ट स्टील मिल सेटअप की, जिसके लिए जो ब्रिटिश हैं उन्होंने तो उनका मजाक उड़ाया, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। They did everything to stop the mill, but he went about his plans in very determined manner. सो उन्होंने हर पूरी कोशिश की उस मील की शुरुआत नहीं होने देने की, लेकिन फिर भी जो जमशेदजी टाटा थे वो पूरे डिटरमाइन थे, पूरे अपने बात के पक्के थे और अपने जो भी उन्होंने फैसला किया था वो उस पर अटल थे। तो इस वजह से उन्होंने वो सेटअप की, ओके। इन 1914 टाटाज मेड स्टील इवन दो जमशेदजी वॉज नॉट अलाइव। सो 1914 में जमशेदजी जो थे वो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जो टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टील बनाती थी। इट ऑल्सो सप्लाइड 1500 माइल्स ऑफ रेल्स टू द ब्रिटिश। तो उन टाटाज ने ही 1500 माइल्स रेल सप्लाई किया, किसको? ब्रिटिश को, ओके। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स। सो ब्रिटिश के पास जो टैंक्स थे उन्हें क्या कहा जाता था? टाटा नगर्स। Jamshedji considered personal wealth of no use until and unless it serves the country and people. जमशेदजी का ये मानना था कि पर्सनल वेल्थ, खुद के पास जो खजाना होता है वो इनफ नहीं है और वो उसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ यूजलेस। जब तक कि वो खजाना, जब तक कि वो पैसा, जब तक कि वो संपत्ति अपनी कंट्री या लोगों के काम नहीं आए। He laid the foundation for many institutions of research, medical care and education. So उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल केयर, रिसर्च सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए उनकी मदद से। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की अपनी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। So he donated ₹30 lakh for setting up Indian Institute of Science. उन्होंने अपनी तरफ से 30 lakhs कंट्रीब्यूट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का साइंस के सेटअप के लिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पैसेज अबाउट जमशेदजी टाटा। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है और आई थिंक आपको समझ में भी आया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ओके। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।